वेलकम टू ऑल। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई टाइम से कर रहे होंगे। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आ गया हूं आपके सामने 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का एक न्यू टॉपिक लेके, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था हमारा बजट चैप्टर और उसके हमने एमसीक्यू वीडियोस भी कवर कर लिए, यानी कि वो चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो चुका है, प्रैक्टिस भी हो चुकी है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे क्वेश्चंस कंपलसरी है एग्जाम के अंदर। एग्जामिनर आपके क्वेश्चन जरूर डालेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट से, और 2 या 3 क्वेश्चन वो कंपलसरी डालता ही डालता है, जिसमें एमसीक्यू के अंदर भी क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे। जो अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन कंपलसरी आने हैं, तो उस चैप्टर को कवर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आपको पता है कि एग्जाम में आनी है तो इस चैप्टर को अच्छे से कवर करें। चैप्टर ज्यादा लेंथी भी नहीं है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है। अगर आपको मुश्किल कहीं लगती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हमें ये टॉपिक में ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो उस टॉपिक को हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें ब्रीफली समझाया जाएगा उस टॉपिक को। वैसे तो आपके ऑल एंड एवरेज टॉपिक आज की वीडियो में इसके अंदर कंप्लीट कर दिए जाएंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो के बाद भी, तो आप हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पे जाकर हमारे आस्क माय क्वेश्चन कॉलम के अंदर आप आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपके डाउट किसी और स्टूडेंट के थ्रू भी क्लियर किए जा सकें, और अगर फिर भी आपके डाउट क्लियर ना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक पर ब्रीफली वीडियो चाहिए, तो हम उसके लिए आपके लिए रेडी रहेंगे, आपके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं कि बैलेंस का मतलब क्या होता है। बैलेंस वर्ड हमने जब सुना है जब कोई दो चीजों के बीच में संतुलन बनाना हो, लेकिन जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो वर्ड पेमेंट किससे रिलेटेड होता है। पेमेंट वर्ड रिलेटेड है, जी हाँ, पेमेंट वर्ड रिलेटेड है आपका मनी से, माल से, ट्रांजैक्शन से। क्योंकि पेमेंट किस में होती है, या तो किसी चीज में काइंड में पेमेंट हो सकती है, या फिर आपकी मनी में पेमेंट हो सकती है, और पेमेंट करना इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन के 2 फेस होते हैं, सिर्फ एक फेस नहीं होता है। फिर अगर अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें, जो वर्ड ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, अगर इकोनॉमिक लैंग्वेज में समझे हम, तो ये होता है आपका एक्सचेंज। क्या होता है, एक्सचेंज। अगर इसको और आसानी से समझना है तो आप समझ सकते हैं लेन देन। क्या करना, लेन देन। अब लेन देन 2 तरीके के होते हैं आपके, किसी से इमोशनली लेन देन हो सकते हैं, किसी से व्यवहारिक लेन देन हो सकते हैं, लेकिन जो हम इस चैप्टर के में पढ़ने वाले हैं वो लेन देन होने वाला है ट्रांजैक्शन, कमोडिटीज का, सर्विसेज का, पेमेंट्स का। क्योंकि जो आजकल के जो न्यू यूथ है, जो लोगों के साथ फ्रॉड करने में लगा है, किसी के इमोशंस के साथ खेल रहा है, किसी की फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, उसके साथ स्टार्टिंग बहुत अच्छा बन के रहेगा, बाद में उसकी फीलिंग्स के साथ खेल जाएगा। और ये फालतू के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो। 12th बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, फेब मिड से ही आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखे रहेंगे, करियर अगर बर्बाद हो गया तो आपको ना गर्लफ्रेंड मिलने वाली ना बॉयफ्रेंड। किस बेस पे अपनी गर्लफ्रेंड के बाप से जाके बोलोगे कि मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए। आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए। जो आप लोग कबीर जैसी मूवी से इंस्पायर हो जाते ना, कबीर जो था, आप उस मूवी को अगर देखो तो उस मूवी में देखो कबीर एक सर्जन था, वो ऑलरेडी सेटल्ड था, उसका करियर बन चुका था, उसके बाद उसने काम किया। और आप जो आजकल के 16, 17, 18 साल के लड़के हैं, जिन्होंने आज तक अपने पैरों पर स्टैंड होना ही नहीं सीखा, अभी भी अपने फैमिली वालों के खर्चों पे चल रहे हो, और आप लोग ये सारी चीजें कर रहे हो, तो ये बिल्कुल आपको शोभा नहीं देता है। आप पहली बात तो ये जो आपका पीरियड है 15 से 22 का जो एज पीरियड होता है, ये आपको करियर बिल्ड करने का टाइम पीरियड होता है। अगर इस करियर बिल्ड करने के टाइम पीरियड में अगर आप कोई और काम करते हो, तो जब समय निकल जाएगा तो आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे। फिर आपको एक ही मलाल रहेगा कि शायद मैं पहले कर लेता, और फिर आप इसको नाम देते हो क्या, कि लड़की ने मुझे धोखा दे दिया। लड़की को प्यार करने से पहले ध्यान नहीं आया कि मेरे अब्बा नहीं मानेंगे। अरे किसी के अब्बा क्यों मानेंगे, कोई अपनी लड़की को किसी बेरोजगार लड़के को क्यों देगा। आ रही बात समझ में। तो पढ़ लो, अभी भी मौका है, पढ़ लेते हो। अगर पैर पे स्टैंड कर जाते हो तो आपको जिससे शादी करनी है आप उसके बाप से मांग सकते हो उसका हाथ। समझ में आ रही है बात। तो पढ़ लो, प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो। ये जो प्यार मोहब्बत का लेन देन है ना, ये डुबा देगा तुम्हें। तो पढ़ाई लिखाई करो, प्यार मोहब्बत से दूर रहो। पढ़ाई लिखाई पैसा देगी, और पैसा आपको सब कुछ हासिल करने में मदद कर सकता है। आपको पता है आजकल की जो जनरेशन है, या आजकल का जो एनवायरनमेंट है, सब कुछ किस पे चल रहा है, पैसा है
तो सब पूछेंगे भाई कैसा है, डायलॉग है ना, जब तक जेब में पैसा है भाई सारे पूछेंगे भाई तू कैसा है। तो पैसा कैसे आएगा, पढ़ाई लिखाई करोगे, अच्छी जॉब करोगे, अच्छा बिजनेस करोगे, तभी पैसा आएगा। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई लिखाई करके सिर्फ जॉब करनी है, अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो, नॉलेज गेन करते हो, तो आप एक अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, ताकि जिससे आप और लाखों लोगों को जॉब दे सको। और आपको पता है जॉब की कितनी कमी है इंडिया में, आप लोग सारे ही सारे अगर जॉब सीकर बनेंगे तो जॉब प्रोवाइडर कौन होगा? फिर आप कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी इतनी खराब है कि हम पढ़ लिख लेते हैं, हमें जॉब नहीं मिलती। क्यों जॉब के पीछे भाग रहे हो? अपनी नॉलेज इतनी ज़्यादा गेन करो कि आप एक बिजनेस बिल्ड कर सको, तो आप जॉब टेकर की जगह जॉब गिवर बन सको, समझे? तो प्यार मोहब्बत का लेन देन, धोखाधड़ी का लेन देन, दोगलापंथी से दूर रहो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर लो। ये जो लेन देन है हम इसमें पढ़ेंगे किसका? गुड्स का लेन देन पढ़ेंगे इसके अंदर हम, सर्विस का लेन देन पढ़ेंगे इसके अंदर हम, ठीक है? क्लियरली नहीं दिख रहा, या कोई काइंड, ठीक है, इन सब के लेन देन के बारे में इन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं कि ये जो क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हमारे चैनल का क्यूआर कोड है। अगर आप हमारे चैनल पे लिंक के थ्रू ना जाना चाहें, आप टाइम वेस्ट ना करना चाहें, तो आप इस क्यूआर कोड को अपने किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से स्कैन करिए, वेदर गूगल पे, फोन पे, एनी एप्लीकेशन विच इज हैज देयर स्कैनर। तो किसी भी स्कैनर एप्लीकेशन से इसको स्कैन करिए, आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। और अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है और उसको पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता, उसको कोचिंग की ज़रूरत है, तो आप उसको इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे चैनल से पढ़ाई कर सके। और आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे, तो मैं जानता हूँ कि आप इतने अच्छे हैं कि इसको ज़रूर शेयर करेंगे। जब आपका 1 रुपये खर्च नहीं हो रहा तो शेयर करने में क्या ही जाता है। जब आप लाखों मीम शेयर कर सकते हैं, तो एक अच्छी चीज़ भी शेयर करें, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। आपको पता है किसी भी देश को ग्रो करने के लिए वहाँ के यूथ का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ का अगर देश का यूथ एजुकेटेड नहीं है, तो आने वाली जो जनरेशन है वो एकदम वर्स्ट हो जाएगी। कहते हैं कि अगर किसी भी देश को आपको कमज़ोर करना है या खोखला करना है, तो वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बर्बाद कर दो, या वहाँ के यूथ को बर्बाद कर दो। और वही किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर लोग मोबाइल की में इतना ज़्यादा घुस गए हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में इतना ज़्यादा घुस गए हैं, मोबाइल में अपना टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। जैसे इंस्टाग्राम वगैरह कोई इंडियन एप्लीकेशन तो है नहीं। तो इंस्टाग्राम हो गया आपका, फेसबुक, यूट्यूब पे पढ़ाई के लिए आप यूज़ करो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग फालतू की चीज़ें करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप उसमें अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो, ठीक है? चलिए देखते हैं चैप्टर। बैलेंस ऑफ पेमेंट में पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जो पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए वो पॉइंट्स देखो। पहली बात तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने बताया कि कोई चीज, दो चीजों के बीच में बैलेंस करना। तो अब मैंने बताया आपको, उसके बाद ये भी बताया कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले ट्रांजेक्शन के बारे में। ट्रांजेक्शन कैसे? लेन या देन, कोई गुड्स का या सर्विस का या कोई यानी काइंड का लेन देन। तो अभी लेन देन कैसे हो सकते हैं? हम जो लेन देन करते हैं वो हम लेन देन क्या करते हैं? एक तो आपको डोमेस्टिक होते हैं, इसमें क्या दिक्कत आ गई, डोमेस्टिक। और दूसरे कौन से होते हैं आपके? फॉरेन। इसमें कुछ स्क्रीन में दिक्कत आ गई, ठीक है। तो डोमेस्टिक क्या होता है? डोमेस्टिक लेन देन कब होते हैं? जब आप कोई गुड्स और सर्विस की पेमेंट या गुड्स सर्विस रिसीव करते हैं। कब करते हैं? अपनी कंट्री की टेरिटरी के अंदर करते हैं, डोमेस्टिक हो, यानी अपने देश के अंदर आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो वो होगी आपकी डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। और अगर आप अपने देश की सीमा से बाहर कोई ट्रांजेक्शन करते हो, या आप वहाँ गुड्स सेंड करते हो, वहाँ से पेमेंट लेते हो, या वहाँ से गुड्स रिसीव करते हो, पेमेंट करते हो, तो इसे बोलते हैं हम क्या? फॉरेन ट्रांजेक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन जब हम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन करें या फिर हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करें, इन सबका जो रिकॉर्ड रखा जाता है, उस रिकॉर्ड को बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोला जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलो डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं? द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कंप्रीहेंसिव एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक कंप्रीहेंसिव और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये
आपका कॉम्प्रिहेंसिव यानी ऑल एंड एवरेज ब्रॉड कैटेगरी को भी इंक्लूड करता है और सिस्टमेटिक रखता है हर एक चीज को, ठीक है। और कैसी, इकोनॉमी के अंदर सारी ट्रांजेक्शन, अब इकोनॉमी के अंदर आपकी डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन भी होती हैं और कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी होती हैं बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो नॉन रेजिडेंट कर रहे हैं वो कर रहे होंगे आपकी डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर रहे हैं वो क्या कर रहे होंगे, आपकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो जो आपकी नॉर्मल रेजिडेंस की और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, उस अकाउंट को हम बोलते हैं क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये रिकॉर्ड कब करता है, आपका एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, जब बजट पढ़ाया था, आपका अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च। तो यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, उन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जिसमें रखा जाता है उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है जिसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। उसको अगर आप अदर वर्ड में समझना चाहें, इजी वर्ड में अगर समझें, बीओपी इज अ रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है भाई, फॉरेन एक्सचेंज क्या, फॉरेन मतलब बाहर की कंट्री, उसके साथ एक्सचेंज करना। तो ये जो एक्सचेंज चल रहा है किस में चलेगा, डॉलर में चलेगा। जब भी हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं तो डॉलर में करते हैं, तो इसलिए यहाँ वर्ड यूज किया जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज। क्या होता है कि डॉलर एक सेफेस्ट करेंसी है बाहर की कंट्री के साथ क्या करना, डील करने में। वरना ऐसे कुछ कई कंट्री हैं जो हमारे फ्रेंडली कंट्री हैं, तो उनसे हम रुपीस में भी करते हैं, जैसे ईरान के साथ हम रुपीस में कर लेते हैं, कभी जापान के साथ हम रुपीस में कर लेते हैं ट्रांजेक्शन। लेकिन जो डॉलर है, अब वो एक सेफेस्ट करेंसी है कि अगर मान लो कोई ऐसी कंट्री है जिसपे हमें ट्रस्ट नहीं है, तो हम उससे अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो डॉलर में करेंगे, क्योंकि डॉलर एक कॉमन यूनिट है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने की, ठीक है। तो बीओपी को अगर आप समझना चाहें, बीओपी इज द रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन तो आप डॉलर के अंदर ही करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज ही करेंगे। तो अगर इनफ्लो और आउटफ्लो का रिकॉर्ड रखा जाता है अगर किसका, फॉरेन एक्सचेंज का, तो वो क्या कहलाता है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। चलिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको समझ लीजिए, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, आइटम्स कुछ भी बोल लीजिए आप, उनको समझना जरूरी है कि अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें का ट्रांजैक्शन करेंगे ना। तो पहला आ रहा है आपका विजिबल आइटम। ये विजिबल आइटम क्या होते हैं, विजिबल आइटम मतलब जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो होते हैं विजिबल आइटम। हम अपने आंखों से क्या देख सकते हैं, मेरे सामने बॉटल पड़ी है, इसको मैं देख सकता हूँ, मेरे सामने ये रिमोट पड़ा है, इसको मैं देख सकता हूँ, मेरे पास ये क्या पड़ा है, माउस, इसको देख सकता हूँ, मोबाइल फोन, इसको देख सकता हूँ, मेरे पास कीबोर्ड है, इसको देख सकता हूँ। तो आपने एक चीज कॉमन देखी इन सब चीजों में, क्या है, ये सारी एक ऑब्जेक्टिव है, ये एक थिंग है। ऑब्जेक्टिव और थिंग क्या होती है हमारी, वो होती हैं क्या होती हैं, गुड्स होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, गुड्स, ठीक है। स्क्रीन में थोड़ा ग्लिच आ रहा है, कोई नहीं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो विजिबल आइटम क्या होते हैं, जो गुड्स होते हैं। अगर गुड्स में ट्रांजैक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल हमने यूएसए से कोई गुड्स परचेज किया तो हमारी कंट्री में आएगा और हम उसको पैसे देंगे, तो क्या गुड्स आया और पेमेंट हुई, तो क्या हुआ, लेन देन हुआ ना, ट्रांजैक्शन हो गई। किसकी हुई, लेकिन एक विजिबल गुड्स की हुई, फिजिकली उसको टच किया जा सकता है। ये बॉटल है, इसको फिजिकली टच किया जा सकता है ना, तो ये क्या है, एक विजिबल आइटम है। उसी के बाद हम पढ़ेंगे इनविजिबल आइटम। अब देखो, विजिबल आइटम का मतलब जिसको हम छू सकते हैं वो विजिबल आइटम है ना, जिसको छू नहीं सकते वो क्या हो गई, इनविजिबल आइटम होगी। अब इनविजिबल आइटम क्या हो सकता है, बताइए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ये ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं, ये ऑनलाइन क्लासेस अगर कोई यूएसए का बच्चा मेरे से पर्सनली लेता है, ठीक है, तो क्या वो मुझे टच कर सकता है, नहीं। क्या मुझे सामने फिजिकली अपीयरेंस आ रही है मेरी, फिजिकली नहीं आ रही है, वर्चुअली आ रही है। फिजिकली आएगी तो मतलब मुझे टच कर पाएगा, ठीक है। तो जब कोई चीज जो फिजिकली अपीयरेंस नहीं है, जिसको टच नहीं किया जा सकता, वो क्या होती है, आपकी इनविजिबल आइटम। अब ऐसी चीज क्या होती है, ये होती है सर्विसेज। अगर मैं किसी यूएसए के बच्चों को इंडिया से बैठ के पढ़ाऊंगा तो क्या कर रहा हूं मैं उसे, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं ना। तो इनविजिबल आइटम में क्या आएगा आपका, सर्विसेज। डबल डबल लिखना पड़ रहा है,
सर्विसेज आते हैं। क्या आते हैं? आपके इनविजिबल आइटम के अंदर आती हैं सर्विसेज। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसफर इनकम में। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है सिर्फ ट्रांसफर होना। ये होती है वन साइडेड इनकम, जिसको बोल सकते हैं यूनिलेटरल इनकम या यूनिलेटरल पेमेंट, यानी कि जो एक ही साइड होती है। जैसे हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें दो साइड होती है ना, या तो लेंगे कोई चीज उसके बदले में कुछ देंगे, लेकिन जो ट्रांसफर इनकम होती है ये होती है वन साइडेड। ये कैसी हो सकती है? इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हो? इसका एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो डोनेशन ले सकते हो। क्या ले सकते हो? डोनेशन, है ना। या फिर और क्या हो सकता है? चैरिटी हो सकती है, ठीक है, या गिफ्ट हो सकता है। गिफ्ट भी तो वन साइडेड ही होता है ना, गिफ्ट ले सकते हैं। ऐसा कई बार होता है ना, जैसे जब पेंडेमिक का टाइम था तो हमारे कंट्री ने कई देशों की हेल्प की थी, या कई और कंट्री ने हमारे देश की हेल्प की थी, तो ये क्या थी? वन साइडेड पेमेंट थी ना। तो इनको बोलते हैं हम क्या? ट्रांसफर इनकम। ये क्या होती है? ट्रांसफर इनकम होती है। उसके बाद आता है आपका फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है? ये देखो आप, फैक्टर इनकम का मतलब हुआ फैक्टर से कमाई गई इनकम। अब फैक्टर क्या हो सकता है? आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वो आपकी सर्विस यूज कर रहा है, आप सर्विस के बदले पैसे ले रहे हो, वो फैक्टर इनकम हुई। तो अब सर्विस के बदले आपको क्या मिलते हैं? या तो सैलरी मिलती है ना, या फिर वेजेस मिलते हैं, या इंटरेस्ट मिल सकता है ना, या फिर आपको डिविडेंड मिल सकता है ना। क्योंकि आप नौकरी कर रहे हो, सैलरी मिल सकती है बदले में, ठीक है, वेजेस मिल सकता है, आपने मान लो कि पैसा लगा रखा है तो इंटरेस्ट मिल सकता है, ठीक है, डिविडेंड मिल सकता है आपको कंपनी से, ठीक है। तो ये सब क्या आपका फैक्टर इनकम है। ये किसके बदले मिलता है आपको? ये आपके फैक्टर के बदले मिलता है। इंटरेस्ट तो मान लो आपने कोई चीज दे रखी है, और डिविडेंड और बहुत सारी आइटम है, इंटरेस्ट या उधार दे रखा है उससे मिल रहा है आपको इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी फैक्टर इनकम है। आपने अपना फैक्टर यूज किया ना, आपका फाइनेंस था, आपने उसको यूज किया, उसके बदले आप इनकम कमा रहे हो। अब उसके बाद आता है आपका बोरिंग्स एंड लैंडिंग। बोरिंग्स क्या होता है? बोरिंग्स मतलब पैसा उधार देना, ठीक है, नहीं, बोरिंग मतलब होता है पैसा उधार लेना, और लैंडिंग मतलब होता है पैसा उधार देना। तो इंटरनेशनली भी लोन लिए जाते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, उससे कंट्रियां लोन लेती हैं, कई कंट्रियां लोन लेती हैं। पाकिस्तान जो अभी तक कर्जे में डूबा हुआ, उसने पता नहीं किस किस कंट्री से लोन ले लिया, वर्ल्ड बैंक से पहले ले लिया, अभी तक चुकाया नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक ने भी मना कर दिया कि अब हम आपको लोन नहीं देंगे। तो ये क्या होते हैं? लोन, लोन्स, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट भाई देखो, आपका पोर्टफोलियो भी आ जाता है, ठीक है, पोर्टफोलियो आ गया। और और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे शेयर खरीद लेना, पोर्टफोलियो होगा, मान लो आपने किसी फॉरेन कंट्री के शेयर खरीद लिए, या किसी फॉरेन कंट्री ने हमारे यहाँ के शेयर खरीद लिए, ये क्या हो गया? और या फिर डायरेक्ट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी हो सकती है ना। उसके बाद आ गया आपका चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो सीधे रिलेटेड है, वो आपका रिलेटेड है आईबीआई, आरबीआई। आरबीआई क्या है? आरबीआई है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको मेंटेन करता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है हमारे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये क्या करता है कि हमारी कंट्री को भी तो बाहर की कंट्री के साथ डील करने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ती है, तो ये क्या करता है? हमारे फॉरेन करेंसीज के फंड को होल्ड करके रखता है, मेंटेन करता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जैसे कि आरबीआई के पास तो रिजर्व पड़े हैं किसके? फॉरेन करेंसी के, लेकिन एक मार्केट भी होती है जिसके अंदर ये सारी चीजें डील की जाती हैं। यहां से आरबीआई पैसा भेज देगी मार्केट के अंदर, ठीक है, क्या? फॉरेन करेंसी भेज देगी। फिर इस मार्केट के अंदर उस फॉरेन करेंसी से क्या होगा? ट्रांजैक्शन होगी, उस करेंसी को यूज किया जाएगा। जब ये यहाँ पे भेज देती है तो इसे बोलेंगे फॉरेन फॉरेन करेंसी का इनफ्लो, या इससे जब वापस निकाल ली तो इसे बोलेंगे फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो। मार्केट के अंदर आया है, इनफ्लो निकाल लिया, आउटफ्लो मार्केट से बाहर कर दिया ना। तो आरबीआई का काम होता है फॉरेन करेंसी का बैलेंस करना, किसके अंदर? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो तरीके के अकाउंट होते हैं,
ठीक है, क्या एक होता है पहला आपका करंट अकाउंट और दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इसको सीधे सीधे समझो। करंट अकाउंट के अंदर ये मान लो कि जो रिकरिंग ट्रांजैक्शन होती है ना, जो रिपीट होती रहती है, बार बार करनी होती है, वो करंट अकाउंट के अंदर आएंगी। और कैपिटल के अंदर जो लॉन्ग टर्म होती है, जैसे कि बजट में भी पढ़ा था ना, करंट और कैपिटल में, करंट की जगह रेवेन्यू पढ़ा था हमने बजट में, है ना। तो ये रेवेन्यू की तरह ही करंट समझो कि जिसमें ज्यादातर ट्रांजेक्शन होती रहती है। ठीक है, जिसके इनके इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाले आपके असेट और लायबिलिटी पे, इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे असेट और लायबिलिटी पे। ठीक है, अब आप देख लेते हैं कि करंट अकाउंट में क्या होता है। करंट अकाउंट में आपका क्या है, फर्स्ट द करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कंट्री एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब देखो ये क्या करता है करंट अकाउंट, इसको डिवाइड कर दिया गया है। करंट अकाउंट के काम क्या क्या है, देखो यहां से गिनवाता हूं, जो हो गए आपके 1 2 3 4, ये 4 काम है किसके, करंट अकाउंट के। करंट अकाउंट के काम है ये, करंट अकाउंट शॉर्ट में। करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है विजिबल गुड्स को ट्रांजैक्शन को, इनविजिबल गुड्स के ट्रांजैक्शन को, और ट्रांसफर इनकम को या फिर फैक्टर इनकम को। और बच्चे जो बाकी के 3 1 2 3 इसको रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। जो आपका करंट अकाउंट होता है वो रिकॉर्ड करता है गुड्स के ट्रांजैक्शन, सर्विस के ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांसफर इनकम को या फिर फैक्टर इनकम, इन सबको रिकॉर्ड करेगा कौन, करंट अकाउंट। अब ये क्या होते हैं, ये मंथली बेसिस पे तो होती हैं या डेली बेसिस पे भी होती हैं। गुड्स डेली डेली हम कहते हैं परचेज या सेल करते हैं। सर्विसेज मंथली उनकी पेमेंट की जाती है या डेली भी की जाती है। डोनेशन और गिफ्ट ये ऐसा थोड़ी है सालों में, ये कभी भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी थोड़ी टाइम की। और सैलरी वेजेस मंथली दी जाते हो, तो ये क्या रिकरिंग ट्रांजैक्शन है ना। लेकिन बची बाद में आपकी बोरिंग। बोरिंग क्या होता है, आप रोज लोन थोड़ी लेते हो, ना ही रोज लोन देते हो, लॉन्ग टाइम के लिए होता है ये। और इन्वेस्टमेंट आप रोज नहीं करते, एक लॉन्ग पीरियड के लिए करते हो। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये रोज रोज थोड़ी ना मार्केट में पैसा डाला जाता है या निकाला जाता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए डाला जाता है ताकि बैलेंस बना रहे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आप सीधे डेफिनेशन लिख दिए कि जो करंट अकाउंट होता है वो आपका गुड्स, सर्विसेज, ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, यूनिलेटरल ट्रांसफर, इन सबको रिकॉर्ड करता है कौन, आपका करंट अकाउंट। और जो कैपिटल अकाउंट होता है वो क्या करता है, आपका कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है बोरिंग, लैंडिंग, ठीक है, और आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया। ठीक है, और क्या करता है आपका, और क्या करता है बताओ, जल्दी बताओ। इट रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजैक्शंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच काउज चेंज इन असेट एंड लायबिलिटी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बोला एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर ये ऐसे ट्रांजैक्शन करता है डोमेस्टिक या नॉर्मल रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, जिससे कि या तो असेट इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होगी लायबिलिटी। मतलब असेट और लायबिलिटी में क्या होगा, चेंजेस आएंगे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, आपके असेट बढ़ेंगे ना। तो तीसरी चीज जो बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट है। पहला क्या करते हैं, ये अभी बताया था फिर बोल के, इन्वेस्टमेंट, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज, तीसरा बोरिंग और लैंडिंग। तो ये 3 चीजें रिकॉर्ड करते हैं किसके अंदर, करंट अकाउंट में। बता दिया मैंने क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं करंट अकाउंट में, जल्दी बताओ। गुड्स को, ठीक है, और दूसरा सर्विसेज को, तीसरा ट्रांसफर इनकम को, ठीक है, और चौथा क्या था, फैक्टर इनकम। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या था, इसके अंदर आएगा आपका बोरिंग एंड लैंडिंग्स, और क्या था, इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद क्या था, इसमें क्या आएगा भाई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं इसको, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, ये इन तीनों को रिकॉर्ड करता है आपका कैपिटल अकाउंट, और इन चारों को रिकॉर्ड करता है आपका करंट अकाउंट। ये अकाउंट्स हैं 2 तरीके के, इसमें ये 4 चीजों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है और इसके अंदर ये 3 चीजों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। सिंपल एज दैट। ठीक है, चलें आगे। अब यहाँ पे देखो कंपोनेंट बता दिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब जो हम क्या बोल रहे हैं, गुड्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका मतलब गुड्स या तो हम भेज रहे हैं, अगर हम देश के बाहर भेजेंगे तो क्या हुआ, एक्सपोर्ट, और किसी देश से अगर मंगाएंगे तो क्या हो गया, इम्पोर्ट। तो क्या करता है, इम्पोर्ट और
एक्सपोर्ट को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। दूसरा मैंने आपको बताया सर्विस को भी रिकॉर्ड करते हैं। सर्विस हम हो सकता है कि इंडिया में बैठा बंदा बाहर के यूएसए को सर्विस दे रहा हूँ, जैसे मैंने बताया ना इंडिया में बैठा मैं किसी बाहर के यूएसए के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ तो सर्विस दे रहा हूँ ना, तो ये क्या हुई, सर्विस क्या हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। ऐसे हो सकता है वहां से हम किसी इंजीनियर की सर्विस ले रहे हो, ऑनलाइन ही दे रहा है वो सॉफ्टवेयर की सर्विस, तो क्या हो रहा है वहां से वो हमें सर्विस दे रहा है, तो वो इससे क्या हो रहा है, सर्विस इंपोर्ट हो रही है। तो सर्विस एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट, इसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। तीसरा आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होते हैं, गिफ्ट होना, डोनेशन होना, ये सब होते हैं आपके यूनिलेटरल ट्रांसफर। और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर ही आपकी वेजेस सैलरी वगैरह इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ तो मुझे या तो बदले में वेजेस मिल लेंगे या सैलरी मिल लेंगे, इसलिए सेपरेट में यहाँ पे आपके लिखा नहीं है कि क्या होता है एक भी फैक्टर इनकम। लिखना चाहता आप लिख लो ऐसे, फैक्टर इनकम को भी रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में बताया मैंने आपको, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, बोरिंग और लैंडिंग, फॉरेन बोरिंग एंड लैंडिंग को रिकॉर्ड किया जाता है। और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये हो गया आपके कंपोनेंट्स हो गए। किसके कंपोनेंट्स हो गए, आपके करंट अकाउंट के कंपोनेंट और कैपिटल। तो अगर अगर क्वेश्चन आ जाता है क्या, डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड, ऐसे तो फिर पता नहीं चलेगा, दोनों को शॉर्ट ही सी आएगा ना, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट यहाँ पे, 3 कंपोनेंट यहाँ पे, आराम से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ गया आपको यहाँ पे बता रखा है द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट डू नॉट, इनके इंपैक्ट क्या होते हैं। कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट डू नॉट काउज चेंज इन असेट और लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो रोज चीजें आ रही हैं बेचने खरीदने, तो उससे ना तो हमारे एसेट बढ़ने वाले हैं और ना ही लायबिलिटी बढ़ने वाली है। ठीक है, और कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से होता है, अब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लो कहीं हमने बिजनेस लगा दिया बाहर, तो वहां हमने एसेट क्रिएट कर दिया ना, हमने कोई बिजनेस लगाया तो वहां बिल्डिंग क्रिएट की होगी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपकी एसेट को बढ़ा रहा है। या फिर हमने उधार ले लिया तो हमारी क्या कर रहा है, लायबिलिटी को बढ़ा रहा है। या उधार दे दिया तो उधार देने का मतलब हमारी एसेट क्रिएट हो रही है। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, उधार देके कैसे भाई कैपिटल क्रिएट होगी, वो सॉरी एसेट, अरे आपके पास एक इनकम क्रिएट हो गई ना वहां से, इसका आप उधार देने को एक इन्वेस्टमेंट समझो, वहां से इनकम आना शुरू हो जाएगी। काउज चेंज इन असेट और लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अदर रेजिडेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो जितने भी कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन होती हैं वो आपके असेट और लायबिलिटी पे इंपैक्ट डालती हैं, लेकिन जो कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट होते हैं वो असेट और लायबिलिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालती हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द नेट डिफरेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है नेट डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अगर हमें बैलेंस देखना तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो देखें, हम या तो चीज बाहर से मंगा रहे हैं या बाहर भेज रहे हैं, तो उसमें अगर हम उसका देखेंगे क्या ज्यादा हो रहा है, हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं या इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, अगर उसका नेट देखें तो वो कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस, इज अ नेट डिफरेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ऑल विजिबल आइटम्स बिटवीन द नॉन रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, सिर्फ विजिबल आइटम के लिए होता है, याद रखना। ठीक है, किसके लिए होता है, विजिबल आइटम के लिए। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। ये जो टॉपिक है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको करना है, इसको पढ़ के आना है, ऑटोमोनस आइटम्स को, अकोमोडेशन आइटम्स को और डेफिसिट ऑफ बीओपी अकाउंट, ये आपको पढ़ के आने हैं। और फिर हम इसे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मुझे अर्जेंटली कहीं निकलना है काम है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया इस वीडियो के थ्रू उसको दोबारा रिवाइज करें। और आपके अभी भी कोई भी डाउट अगर आते हैं तो आप अपने डाउट क्या करिए, या तो आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए www.muft.shiksha पर, और वहाँ पर आस्क माय क्वेश्चन कॉलम के अंदर पूछ लीजिए, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप हमारे चैनल पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही हमें बताएं कि सर मुझे वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, तो हम उस टॉपिक को दोबारा से अगले नेक्स्ट पार्ट में दोबारा रिपीट कर लेंगे, या अगर आप चाहते हैं तो सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। और आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट पहुँचना चाहते हैं तो आप क्या करें, इस QR कोड को
स्कैन करें और चैनल पर डायरेक्ट पहुंच जाएं, और इस QR कोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, व्हाट्सअप हो गया, हम हर जगह अवेलेबल है। आप हमारे डोमेन नेम मुफ्त.शिक्षा MUFT muft.SHIKSHS शिक्षा, ये हमारा डोमेन नेम है, इसको आप सर्च करिए। आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई भी, ना ही नॉट अबाउट ओनली स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट टीचर्स ऑल्सो, अगर कोई भी ऐसा टीचर है जो हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ना चाहता है, जो हमारे देश का भला करना चाहता है, अगर वो अपनी वॉलंटियरिंग सर्विस हमारे चैनल पर देना चाहता है, कोई ऐसा टीचर जो अपने कॉन्सेप्ट को लेके बहुत क्लियर है, जो बच्चों को गुड नॉलेज दे सकता है, तो वो टीचर भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम एक वॉलंटियरिंग सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं हमारी कंट्री को, जो कि हमारे यूथ को डेवलप करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपके आसपास कोई अगर ऐसा टीचर भी हो जो अपनी वॉलंटियरिंग सर्विस देना चाहता है हमारे चैनल के थ्रू, तो आप उनके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद को मौसम से बचा के रखिए।